नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में जिन 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 100% सीटें हासिल की, उत्तराखंड उसमें से एक है। ये राज्य उत्तर प्रदेश से वर्ष 2000 में अलग हुआ था, यानी अभी अपने यौवन काल में चल रहा है। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे तीर्थ स्थल हैं और साथ ही मसूरी, नैनीताल, औली जैसे टूरिस्ट प्लेस भी हैं जो एडवेंचरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इन सबको देखें तो यहाँ पर विकास की बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी ऐसी समस्याओं से ये प्रदेश शुरू से जूझ रहा है। एक और ख़ास बात इस राज्य की, यहाँ पर जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं सरकार हमेशा बदल जाती है, यानी कोई भी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती। अभी वर्तमान में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके पास 71 में से 56 सीटें हैं। इसका श्रेय बहुत हद तक जाता है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को। उन्होंने स्वयं इस बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था पहली बार और 3.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और हराया भी किसको? कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को। आज प्लस माइनस में अजय भट्ट से बात करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। अल्मोड़ा के रानीखेत में पैदा हुए अजय भट्ट पेशे से वकील हैं। 1980 में बीजेपी में सक्रिय रूप से जुड़ने से पहले भट्ट विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे। जनसंघ के समय से ही इनका पूरा परिवार संघ से जुड़ा रहा है। पार्टी और संघ के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने पार्टी में हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाई है। 1996 में अजय भट्ट ने पहली बार रानीखेत से विधानसभा का चुनाव जीता। 2002 और फिर 2012 में रानीखेत का प्रतिनिधित्व किया। दिसंबर 2015 से लगातार अजय भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अजय भट्ट के नेतृत्व में पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव लड़ा और 70 में से 57 सीटों पर विजय हासिल की। 2019 में अजय भट्ट नैनीताल से लोकसभा चुनाव जीते और इन्होंने कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को रिकॉर्ड 3.5 लाख वोटों से हराकर पहली बार संसद पहुंचे। कार्य के प्रति इनकी निष्ठा और क्षमता को देखकर पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। सांसद के रूप में प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति में आए अजय भट्ट से प्लस माइनस प्रोग्राम में बात की साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता ने। अजय जी, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहले विधानसभा के चुनाव जीते और उसके बाद में लोकसभा के। पहले आपका नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी था, लेकिन ना तो तब आपको कुछ सफलता मिली, ना अभी आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। कैसा लगता है? एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टाइन। मैं हमेशा इस पर चला हूँ, क्या हो रहा है ये नहीं देखा है। संगठन ने जब भी जो दायित्व दिया मैंने ना नहीं कहा, और जिस तरह से एक सैनिक पिट्ठू बांधे रहता है तो मेरा ब्रीफ केस तैयार रहता है, उसमें 2 जोड़ी कपड़े, तौलिया, पेस्ट, साबुन, और जहाँ पार्टी कहती है चले जाओ मैं चले जाता हूँ। ना नहीं कहा आज तक मैंने, और कभी मैंने आज तक टिकट नहीं मांगी कि मुझे टिकट दे दो। मुझे उत्तर प्रदेश के लिए मेरी पार्टी ने 96 में पहली बार टिकट दिया, विधायक बना, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 5-6 चुनाव लड़े, संभवतः 7वां चुनाव मेरा ये अभी नैनीताल ऊधम सिंह नगर क्षेत्र से सांसद का है। तो संगठन ही कहते जाता है आप यहाँ चले जाओ। इसलिए मैंने ये एक सिद्धांत बनाया है कि पार्टी तभी चलती है, अटल जी, आडवाणी जी, मोदी जी, सुषमा जी, जेटली जी, आप इनको देखिएगा, इन लोगों ने कभी मना नहीं किया है। अमित शाह जी आज हमारे जो अध्यक्ष हैं, जहां पार्टी ने लगाया वहां गए। राजनाथ सिंह जी, किसी को देख लीजिए। तो अगर मोर्चे पर लड़ाई चल रही हो
और सैनिक कहते नहीं सर मैं फायर नहीं करता, नहीं सर सामने से मुझे डर है, कैसे चलेगा। तो पार्टी में ऐसे ही कार्यकर्ताओं को होना चाहिए कि वो डटे रहें, और फिर जो होना है होता है, वो तो है ही, रास्ता बनते जाता है। मेरा स्लोगन है ज़िंदगी का, एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टाइन, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। आदमी की सांस भी कंप्यूटराइज है, चल नहीं सकता उसके बिना। जब जाना होगा जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, मैं इस पर रहता हूँ हमेशा। कुछ भी हो जाए, लोग कहते तुम्हें फलाना बनना था, तुम्हें ये बनना था, तुम्हारा डिसाइड हो गया था, लास्ट में उसने लॉबिंग कर दी, मैं हंसता हूँ अंदर अंदर ही, भाई भाग्य में जिसके उसको होगा। मुझे संगठन का काम करना है, मेरे और मित्रों को और काम करने, हम एक ही तो हैं। पार्टी संगठन में काम देती है, जब तक उपयोग समझती है देगी, जब उपयोग नहीं होगा कुछ तो फिर और काम होते हैं, बैठक के काम होते हैं, बैठने के काम होते हैं, थिंक टैंक के काम होते हैं, ये सब चलते रहता है। बहुत अच्छे, एक अनुशासित सिपाही की तरह से, अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो पिछले दिनों चुनाव हुआ, आपने लोकसभा का पहली बारी चुनाव लड़ा और 3.5 लाख के मार्जिन से आप जीते, और हराया भी किसको? कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को। इसका श्रेय आप किसको देंगे? आपने वहाँ पर जो अभी तक काम किए थे उसको, या मोदी जी के नाम को? देखिए, हरीश रावत जी 3 बार मेरे सांसद रहे और मैं 3 बार उनका विधायक रहा, अगल बगल के हैं। उनका मेरे बड़े भाई हैं, उम्र में मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका मेरा हमेशा सैद्धांतिक मतभेद रहा है। वो यूँ तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अपने से बड़े कोई भी हों, लेकिन सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। इस बार भी मेरी पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने कहा आप चुनाव लड़ जाओ। मुझे तो पता भी नहीं था, औख हो, न तो कोई तैयारी थी न कुछ था, लेकिन चले गए। कभी भी छूटी पहले कि मुझे तो चुनाव लड़ा दिया मेरे और हरीश रावत जी जैसे दिग्गज से। हालांकि मैं नेता प्रतिपक्ष रहा, वो मुख्यमंत्री थे, तो हमारी खूब, जिसे गुर्दाफानी कहते हैं, खूब होती थी हर चीज़ पर। मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि ये सारी कृपा जहाँ हुई है ये नरेंद्र मोदी जी की हुई है। सारी कृपा, हम जैसे लोग निकल गए झटके में, और वो भी इतने बड़े मार्जिन से। मैं तो सोच रहा था यार थोड़ी से वोट से, 10-5 वोट से भी निकल जाए तो अच्छी बात है, परंतु मोदी जी के नाम का इतना बड़ा अंडर करंट था कि जिसको लोग समझ नहीं पाए कोई भी। संभवतः किसी हमारे केंद्रीय नेतृत्व को पता होगा तो होगा, वरना इतना बड़ा होगा नहीं होगा, किसी को कल्पना नहीं। क्योंकि 284 के बाद 303, 353 एलाइज मिलाए के सारे जितने भी लोग हैं हमारे, एलआई जितने भी हैं, तो अब आप बताइए कि कितनी बड़ी बात थी। इसलिए सीधे से माननीय नरेंद्र मोदी जी को है कि उन्होंने संसद दिखा दी, संसद तक दिखा दिया। अब आगे हम कैसा काम करेंगे, सांसद लोग जितने भी आए हैं हम चुन के, ये हम पर डिपेंड करता है। मैं तो अपने साथी सांसदों से, जो 2-4 मेरे मित्र हैं, कहता हूँ अगर तुमको अपने पर घमंड है तो पार्टी छोड़ के जाओ बाहर, और तब लड़के आओ, तब पता लग जाएगा आपको आप कितने गहरे पानी में हो। ये संगठन की कृपा, नरेंद्र मोदी जी का जादू, अमित शाह जी का जो सलेक्शन करने का संगठनात्मक शैली उनकी है पुष्ट, उसकी ताकत, और जनता का इलेक्शन पूरी तरह जनता ने ले लिया। यानी कि 96-97 साल की माता जी, अम्मा, दादी, जो भी कहें हम, उनके दिमाग में मोदी बैठे हैं। लोगों ने वोट बीजेपी या कमल को नहीं दिया, उन्होंने सीधा सीधा मोदी जी को दिया। मोदी जी के नाम पर कमल को दिया। हाँ, बिल्कुल। प्राय बन गए थे मेरी नज़रों में, कमल और ये प्राय बन गए थे एक दूसरे के, मोदी जी। तो दिलों को जीतना, मैं लोगों से कहता भी था कि मोदी जी साधारण आदमी नहीं है। लोग कहते थे ऐसा नहीं होगा, ये होगा, आएंगे नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो भाई, मैं जीतूँ या नहीं जीतूँ मैं नहीं जानता, परंतु वो असाधारण आदमी है, कोई अवतार है। रेडी लगाने वाला, चाय बेचने वाला, पान वाला, 3 व्हीलर चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, बाल काटने वाला, किसान, जवान, बच्चे, मोदी मोदी मोदी। ऐसा तो हर एक के दिल में या तो वो अपने इष्ट को ही मानता है, या फिर कोई अवतार होता वही जगह बना पाता है। ये कोई शक्ति है मोदी जी के अंदर, उसे समझ नहीं पा रहे अभी हम लोग। बहुत बड़ी शक्ति है, जहाँ जाते लोग लग जाते हैं। आप विदेशों में देखिए, मैं अमेरिका में गया था
एक फंक्शन में वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया था मुझे, तो वहाँ एक से एक अरबपति हैं हमारे भारतीय। एक ने हमको भोजन दी, सुधीर पारिक जी, उनको पद्मश्री भी मिली है यूएस में। तो वहाँ गया तो कहे साहब हमारी इतने बड़ी चीज़ों की कोई इज्जत नहीं है यहाँ। वहाँ कलाम साहब का चित्र था, अटल जी का था, अडवाणी जी, कई लोगों के चित्र थे पुराने राष्ट्रपतियों के, उनके घर में सब जाते थे। उन्होंने 2-2.5 हज़ार लोग बुलाए थे उस दिन, हम लोग गए थे एक डेलीगेशन में। तो कहा आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं थी, जब से मोदी जी बने हैं ये गोरे लोग हमको इतनी इज्जत दे रहे हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज ये हमारी प्रॉपर्टी की बड़ी भारी कीमत हो गई, वरना हम कुछ थे ही नहीं इनके साथ। पूरी दुनिया भर में भारतीयों ने सिर सम्मान के साथ ऊंचा उठा है और मोदी जी ने डंका बजा दिया भारत का। कोई हो, ये कांग्रेस के लोग जो मोदी जी को गाली बकते हैं ना, बाहर के देशों में जाते हैं, कहाँ से आए हो? भारत से आए हैं, मोदी के देश से, वेलकम वेलकम वेलकम। इनका स्वागत हो रहा मोदी जी के नाम पर, और ये अंतर्मन से मोदी जी को धन्यवाद करते होंगे जो यहाँ गाली बकते हैं। और उत्तराखंड का तो मोदी जी के साथ में इतना घनिष्ठ रिश्ता है कि चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद मोदी जी केदारनाथ जी गए, वहाँ पर उन्होंने साधना की और वहाँ से शक्ति लेकर वापस आए कि मैं दोबारा से इस देश की सेवा में लगूंगा। बिल्कुल, 14 बार मोदी जी उत्तराखंड में आए हैं और जी खोल के उत्तराखंड को दिया भी है। ऑल वेदर रोड पहली बार स्वीकृत हुई भारत में, 12,500 करोड़ रुपए उत्तराखंड को मिली। 4 धाम में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा ट्रेन जाएगी, आजकल टनल खुद रही है। मैं खुद देख के आया हूँ, ऋषिकेश में कोई चले जाए, पुल बन रही है, टनल खुदने लग गई, अंदर तक चले गई है। कायाकल्प हो रहा, हमको निफ्ट मिल गया, हमको नाइलेट मिल गया, हमको नेशनल लॉ कॉलेज मिल गया। लगातार जो चीज़ें मांग रहे हैं देवभूमि में वो मिलते जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ आते ही हैं। केदारनाथ जी जिसने देखा होगा 2013 की जो भयंकर आपदा आई थी, मैं लीडर अपोजिशन था, मैं अंदर गया था, जो कमरा जितना बड़ा था उतनी लाशों से पटा था। सरकार ने उस समय कनात लगा दी थी, सीधे मंदिर तक पहुंचने के लिए देखने नहीं दिया था। अजय जी, उसी समय की अगर हम बात करें तो आपने अपोजिशन में रहते हुए सरकार पर भी और ब्यूरोक्रेसी पर भी आरोप लगाए थे कि जो पैसा प्राकृतिक विपदा के नाम पर उत्तराखंड में आया है एनडीआरएफ का और बाकी भी, उसके अंदर बहुत दुरुपयोग हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा बेईमानियां हुई हैं। आपने ये सब आरोप लगाए, लेकिन बाद में आपकी सरकार आने के बाद उसमें से कोई भी आरोप आप साबित नहीं कर पाए। नहीं, एसआईटी बैठी है उसमें, अभी साबित नहीं होने का सवाल नहीं है, साबित हो सकता है। कैलाश खेर जी को एक गीत बनाने का उनको पैसा दिया था, उसका भी हमने विरोध किया कि आपने आपदा के मत से क्यों दिया, किसी और फंड से देते। ठीक है, गीत बनाया आपने वहाँ, अच्छा किया। हमारी सरकार ने भी इत्तेफाक से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ज़माने में फिर से एक चेक काट दिया था, उनका जो रेस्ट अमाउंट था, बचा हुआ अमाउंट जो था, तो वो काट दिया था। मैंने याद दिलाया मुख्यमंत्री जी को कि ये तो होना नहीं है, मैंने खुद उठाया लीडर अपोजिशन में, और उन्होंने तुरंत वो काट के दूसरे मत से पैसा दिया, क्योंकि पहली सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था। तो हम लोग बहुत शिष्ट और शालीन लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। पिछली सरकार ने अगर कोई सौदा किया है उसको हम तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि जनहित का था, जो गीत बना था जनहित में बना था, लेकिन वो आपदा के मत से बना दिया था, इसलिए हमने उसका विरोध किया था। हमने एनएच का मामला उठाया 74 का 600 करोड़ रुपए का। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी थे, मेरे भाई जिनके साथ मैं चुनाव लड़ा हूँ, वो दब गई फाइल। हमारी सरकार ने आते ही मैंने कहा कि इसे तो देखना चाहिए क्या है। देखा तो उसमें जिलाधिकारी, एसडीएम, एसएलओ, कम से कम 4 दर्जन लोग जेल के अंदर बंद, 1.5 साल से जमानत नहीं हुई। इसी तरह से हमने विपक्ष के रहते हुए, लीडर अपोजिशन रहते हुए, छात्रवृत्ति घोटाले का मामला उठाया। एसटी और एससी की छात्रवृत्ति खा जाते थे कई स्कूल, सरकारी कर्मचारी सब मिलके। लोगों ने मजाक बनाई, वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, कुछ नहीं है कह दिया। आज एसआईटी गठित हुई, पूरे एससी जितने भी छात्र हैं उनके नाम हैं, फलाने जी फलाने जी फलाने जी, रजिस्टर मेंटेन है, पैसा ले रखा है। फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, गांव में पूछा गया, उस नाम के ही लोग नहीं थे, खाली अखबारों में पन्नों में थे रजिस्टर में। अब जेल में जा रहे हैं, कोई 20 करोड़ लिए, कोई 4 करोड़ लिया, कोई 51 करोड़ लिया, किसने 30 करोड़ लिया। इस तरह से लूट हुई उत्तराखंड में कांग्रेस के ज़माने में। हम लोगों ने बहुत बचाने का प्रयास किया और आज हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है।
आपने कांग्रेस के समय की जो ये सब घोटालों की बात की है कि ये सब हुआ और आप उसकी जांच करें, लेकिन आपके समय में भी जो उत्तराखंड की जो 3 मुख्य समस्याएं हैं, एक पलायन की, एक बेरोजगारी की और तीसरी स्वास्थ्य की, ये तीनों समस्याएं आज भी कमोबेश वही हालत में है। हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पलायन पर आएँ। जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी हजारों गांव खाली हो चुके हैं और 400 गांव तो ऐसे हैं जहां की आबादी 10 व्यक्ति से भी कम है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? किसी भी सरकार ने बहुत गंभीरता से इस पर विचार नहीं किया। जब जब हमारी सरकारें आई तो हमने पर्वतीय क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके लोगों को वहाँ आने का न्योता दिया, चाहे खंडूरी जी रहे हों, पोखरियाल जी रहे हों, या अब त्रिवेंद्र जी रहे हों, या कोश्यारी जी रहे हों। इस समय हमने एक आयोग का गठन किया और उस आयोग ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं उस पर हमारा तेज़ी से काम चल रहा है। हम लोग होम स्टे पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उन मकानों में घास उगी है, बंदर किलकारियाँ मार रहे हैं, सांप बिच्छू हैं। हमने सबको न्योता दिया है, या तो ये ज़मीन सरकार को दो, आप लीज पर किराया ले लो ताकि हम होम स्टे करें हर गांव में, या फिर आप चलाओ, हम सुविधा देते हैं। लेकिन वो लोग वापस आएँ तो किस भरोसे आएँ? वहाँ पर उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था हो, उनके लिए स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ पर उनके लिए रहने के इसी चीज़ को तो हम ठीक कर रहे हैं। हमारा ध्यान क्या है हमारी सरकार का? एक तो है हमारा कनेक्टिविटी, दूसरा है हमारा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन अच्छी हो जाए। मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पर तो पिछले साल की भी कई घटनाएं हैं जहाँ पर महिलाओं ने सड़क पर बच्चों को जन्म दिया है, हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिली। हाँ, स्वीकार कर रहा हूँ मैं, कई जगहों पर हुआ है ऐसा। सवाल क्या है कि जो कांग्रेस की सरकार बीच में रही उसने सारी चीज़ें हमारी तहस नहस कर डाली। हमने 108 नाम की एक मेडिकल वैन चलाई जो तुरंत फ़ोन करने के 10 या 15 मिनट में आपके पास पहाड़ी क्षेत्रों में आ जाती थी, हर विकास खंड में रखी। कांग्रेस की सरकार के दौरान वो तहस नहस कर दी गई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की स्कीम थी, उससे प्रचार होता था। अब हमारी सरकार आई है, दोबारा से एक नया बेड़ा हमने लिया है। करीब करीब 70-80 गाड़ियां हमने खरीदी हैं जिस पर आजकल काम चल रहा है, उसकी सारी चीज़ें फिट हो रही हैं। उस पर जो एम्बुलेंस है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे रहेगा, पैथोलॉजी कहाँ रहेगी, क्या रहेगी, इस तरह से हम दोबारा से उस स्कीम को जीवित कर रहे हैं। एक तो ये रहा। पहली बार 17-18 साल आज़ाद हुए, आज़ाद क्या, सेपरेट हुए हमको, एक किस्म से हम अलग हुए उत्तर प्रदेश से, तो पहली बार हर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर दिया हमने। आज तक था ही नहीं कोई, फार्मासिस्ट नहीं थे। जो सफाई कर्मचारी थे, हरी गोली लाल गोली, ये बुखार की, ये दस्त की, ऐसे देते थे। हमने पहली बार दुरुस्त करी। और जिला चिकित्सालयों में 2-2 ICU पहली बार हमने लगाई हैं। ई पैथोलॉजी हमारी हो गई है। हमारी कोशिश अच्छी हो रही है कि हम इसको ठीक ठाक तरीके से संभाल रहे हैं अभी जो बिगड़ी व्यवस्था थी, और काफ़ी हद तक संभाल दिया है। स्वास्थ्य को चुस्त और दुरुस्त करना हमारी पहली प्राथमिकता है। अजय जी, एक बहुत बड़ी तीसरा आपने एक और पूछा था, बेरोजगारी। में बेरोजगारी, जी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड की है और प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हम 2022 तक पूरे देश भर में किसानों की आय को दुगुना करेंगे। उत्तराखंड में औषधीय पौधों का बहुत अच्छी फसल हो सकती है, बहुत अच्छी वहाँ की क्लाइमेट इसके लिए अनुकूल है। लेकिन अभी उत्तराखंड में हो क्या रहा है कि जितनी भी खेती है ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में आती जा रही है और उसके कारण से छोटा किसान बेरोजगार होता जा रहा है। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने किसानों को खाद, बीज, पानी, और केंद्र तो आप 6,000 रुपये साल दे ही रहा है, इन सारी चीज़ों को समय पर दिया है। और किसान को ब्याज रहित ऋण देने वाला हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है। पहले 2% पर हमने स्टार्टिंग में दिया, लेकिन आज हम ब्याज रहित ऋण दे रहे हैं। कुछ भी करे किसान, उसके लिए सारी चीज़ें। और जो आपदाएं आती थी, जो केंद्र की गाइडलाइन है वो तो बदल ही गई हैं, हमने उसको भी बदल दिया। हमने छोटे छोटे जो इलाके हैं उनको इकाई मान के किया, जिलों को नहीं, ब्लॉक नहीं। हमने जो न्याय पंचायत क्षेत्र हैं वहाँ की आपदा को भी ले लिया।
जबकि उसमें यह था कि ब्लॉक का इतना भाग होना चाहिए, पहले जिलों का था, पहले इसका था। तो हमने छोटे छोटे जितने भी, अगर सिंगल गांव के में भी अगर कोई बादल फट रहा है, हमारे वहाँ बादल फटना ही कहते हैं, जब बादल फटता है पूरी धूप आई रहती है, यहाँ धूप खिली है, ऊपर से आएगा बहुत बड़ा अंधड़, वो बहा के ला रहा है, आपको पता ही नहीं होगा, यहाँ जो होगा उड़ जाएगा उसके साथ, ज़मीन से पत्थर, मिट्टी, पेड़ अपने साथ लाता है। तो इसलिए हमने उसके लिए भी पहले से ही डिक्लेयर कर दिया, अगर एक गांव में भी आपदा आती है उसको भी आपदा के मानकों में लिया जाएगा। बेरोजगारी के लिए हम लोगों ने बैकलॉग जितने हैं उसमें हम नौकरियां दे रहे हैं। स्वरोजगार खोलने के लिए जो पैसा केंद्र का है, जो हमारा है, उसको कर रहे हैं। जो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं वो हम लोग खोल रहे हैं लगातार। तो एक के बाद एक बेरोजगारी कैसे दूर हो। और प्रसाद बनाने का आप देखिए, 1.5 करोड़ का प्रसाद केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में हमारी माताओं बहनों ने, लोकल ग्रुप ने, जो वहाँ की चौलाई होती है जो 10 रुपये किलो नहीं बिक रही थी, आज वो प्रसाद के माध्यम से 100 रुपये किलो बिक रही है। वहाँ की माताओं बहनों के ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, 3-4 जगहों पर हमने प्रारंभ कर दिया है। ऐसे ही हम लोगों ने प्रसाद बनाना वहाँ जागेश्वर में किया है, बद्रीनाथ जी में किया है, केदारनाथ जी में किया है, हरिद्वार में प्रारंभ होने वाला है। आप हरिद्वार की बात कर रहे हैं, उस पर ध्यान आता है कि अगले 2 साल बाद कुंभ का वहाँ पर महोत्सव होने वाला है। अभी जो प्रयागराज में कुंभ हुआ था, जो लोग भी वहाँ पर गए वो मोदी जी के और योगी जी के दोनों के प्रशंसक बन गए। वहाँ की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी, वहाँ का अनुशासन, वहाँ की सफाई, वहाँ का रहन सहन। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर 5 करोड़ लोग वहाँ गए तो समझो 20 करोड़ वोटर फिक्स हो गए थे, क्योंकि वो मोदी जी के, योगी जी के इतने प्रशंसक बन गए थे। 2 साल बाद हरिद्वार में भी कुंभ का आयोजन वैसे ही होगा जैसे इलाहाबाद में हुआ। 2010 में हमने कुंभ किया था, वो सराहा गया और पूरे विश्व में चहल पहल हुई और विश्व के लोगों ने वहाँ पर आके उसकी स्टडी करी। 8 करोड़ लोग उस समय आए थे, 8 करोड़, जो नासा ने ऊपर से मैप से बताया हम लोगों को। तो चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं थी। हरिद्वार कंजेस्टेड बहुत है, बहुत छोटा इलाका है, उसी में कुंभ होता है, उसमें 8 करोड़ आना। इलाहाबाद, हमारा प्रयागराज बहुत फैला है, वहाँ पर जगह अच्छी है। प्रयाग भी अपना है, हरिद्वार भी अपना है। तब भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अब भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। करना तो सब उनको ही है। हमारी गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ रुपए मांगा है, जैसे उत्तर प्रदेश को दिया, निश्चित ही वो मिलना ही मिलना है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगा, उतनी स्वच्छता रहेगी, वैसा ही अरेंजमेंट होगा। जगह सीमित है, बहुत बड़ा जगह हरिद्वार नहीं है, लेकिन उसमें 8 करोड़ जब उस समय आ गए 2010 में, आज तो बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। अब तो नमामि गंगे के अंतर्गत हमारे घाट बहुत अच्छे हो गए। जो लोग यहाँ भाषण देते हैं, क्या हुआ, क्या किया, कैसा किया, मैं उनसे कहता हूँ कि ज़रा आप मोदी जी की कल्पना देख के आइए, घाटों को देखिए और साथ में केदारनाथ जी को देखिए। जो रोते हैं, कई लोगों के तो आंसू निकल आते हैं जिन्होंने 2013 में देखा होगा, क्या दिव्य और भव्य बना दिया मोदी जी ने। नीचे से जाते ही सीधे केदारनाथ दिखते हैं, जो कि भवन पहले यूँ ढक देते थे, वो सब अलग हो गए। लेकिन जो अलग किए गए उनकी पूरी व्यवस्थाएं हैं। ध्यान कक्ष उनके अंदर है, पंडा जी के रहने के लिए है, पंडा जी के जितने भी अपने भक्तजन आते हैं उनके लिए है। एक सिस्टमेटिक तरीके से निर्माण हो रहा है। और गुफा का तो आपने देखा कि कैसी गुफा है और पूरे विश्व प्रसिद्ध हो गई है। लाइन लगने लग गई कि वहाँ हम भी आएँ करके। मोदी जी ने उसको भी एक ब्रांड बना दिया है और उसके कारण से ज़्यादा वहाँ टूरिज्म अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। गुप्ता बंधु हैं हमारे एक वहाँ, त्रिजुगी नारायण में शिव जी पार्वती माता जी की शादी हुई थी, आज नहीं उस काल में। तब से धुनी जल रही है, कम लोग जानते हैं देश के। एक गुप्ता बंधु हैं दुबई में, उन्होंने डेस्टिनेशन मैरिज के लिए त्रिजुगी नारायण को चुना है। ये पहाड़ पर त्रिजुगी नारायण जी हैं, धुना जलता है, तब से जल रहा है शिव जी और पार्वती जी की शादी से। और ये पहाड़ पर जोशीमठ है, औली। तो एक पर्यटक आएंगे एक से एक बढ़ के, और एक डेस्टिनेशन मैरिज जिसको हमको बहुत साल लगते उभारने में, सबको पता लगेगा। कई लोगों को पता ही नहीं है कि त्रिजुगी नारायण में भगवान शंकर ने और माता पार्वती जी ने विवाह रचाया था और वहाँ शादी करने के लिए लोग जाते थे। हमारे वहाँ बहुत सगुन माना जाता है। ये सारी चीज़ें पर्यटन को हम नंबर 1 पर ला रहे हैं। हमने 12 डेस्टिनेशन चुनी है इस बार, 12 नए पर्यटक स्थल बना रहे हैं। पैसा दे दिया है, नपाई जुखाई हो रही है। वहाँ
नई टाउनशिप बसेगी। कितनी बड़ी बात है। इसलिए सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी विपक्ष का काम तो कहने का है, वो कहते ही हैं मोदी जी को कह दिया, जब मोदी जी को नहीं बख्शा, जब भगवान राम को नहीं बख्शा, तो फिर बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर हमारा जो लक्ष्य है सीधे चलना। मैं तो लोगों से कहता भी हूं, भाई आंख बंद करो। कांग्रेस के मित्रों से भी मैं अपने भाषण में कहता था, मित्रों आंख बंद करो। आंख बंद करके सोते समय सोचना कि यार ये मोदी जी 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं, रात दिन भाग रहे हैं। किसके लिए? बेटी, बेटा, पत्नी, रिश्तेदार, भाई, किसके लिए? उनकी माताजी 8x10 के कमरे में है, भाई वही व्यवसाय करते हैं जो पहले करते थे। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कहीं पर कुछ नहीं। तो आखिर किसके लिए कर रहे हैं? हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। और इसीलिए आज देश भी आगे बढ़ रहा है। और जो लोग मोदी जी को गाली देते थे, उनकी दुर्दशा देख के मुझे बड़ा तरस भी आता। हाउस में, मैं तो हाउस में देख रहा हूँ, ऐसे आमने सामने देखा नहीं था। वो बिल्कुल मुरझाए चेहरे, लटके चेहरे, खिसियाहट में बोलना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। क्योंकि अगर सूरज की तरफ कोई थूकेगा तो मुख में ही गिरेगा। अजय जी, आपने बहुत अच्छे विश्लेषण किया है पूरी राजनीतिक परिस्थिति का, और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड निश्चित रूप से विकास के पथ पर चलेगा। और जितनी अपार संभावनाएं वहाँ पर हैं, टूरिज्म को लेकर के भी और बाकी चीज़ों को लेकर के, आप पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से सरकार सफल होगी। और आप पहली बारी लोकसभा में पहुँचे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि यदि आपको पार्टी नेतृत्व कहे कि आपके पास में चॉइस है कि आप पार्टी का प्रदेश में नेतृत्व करना चाहते हैं या केंद्र में सरकार में शामिल होना चाहते हैं, आपका प्रेफरेंस क्या होगा? मेरी कोई चॉइस नहीं। जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जो भगवान को मंजूर होगा वो, और पार्टी जहां ड्यूटी लगा देगी वो। मुझे अंडमान निकोबार भेज दे या फिर मुझे हिमालय की कंदराओं में भेज दे, जब तक मेरे शरीर में खून है, जितना उपयोग पार्टी का हो सकता है उतना करे, उतना काम करेंगे। मैंने एक सिद्धांत जीवन का बनाया है कि पार्टी ने कोई कठिन से कठिन काम दे और एक बार पार्टी कहे कूद जा, तो मैं कूद जाऊंगा, बिना पूछे कि इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि जब तक पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन में रह के आज्ञा का पालन करना नहीं सीखेगा, तब तक पार्टियां डूब जाती हैं। आपने देखा होगा, आज भारत की नहीं विश्व की नंबर 1 की पार्टी इसीलिए बनी कि अटल जी, अडवाणी जी, और जब 4-5 लोगों ने इसको बनाया था उस समय जनसंघ के ज़माने से आज तक देखिए त्याग ही किया है लोगों ने। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका पता भी नहीं वो पार्टी के थिंक टैंक हैं, बताती भी नहीं, चेहरा अलग है लेकिन करने वाले कोई और हैं। ऐसों ने ये पार्टी बनाई है। ये पार्टी भोग विलास के लिए नहीं है, ये पार्टी राष्ट्र हित में, राष्ट्र की सेवा के लिए है, आम जन की सेवा के लिए है, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए है, और सेवा भाव के लिए है, और राष्ट्र को नंबर 1 पर ले जाने के लिए है। इस यज्ञ में कई लोग लगे हैं, कई लोग। इसलिए इसमें अगर हम थोड़ा भी, इतनी भी आहुति दे पाए, सिर्फ इतना कि आज्ञा पालन करके, तो मैं समझता हूं कि वो आत्मसंतुष्टि का बहुत बड़ा कारण होगा और अपने लिए थोड़ा सा गिलहरी जैसा सहयोग होगा जो अपने को राहत पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लस माइनस में आज हमारे साथ थे उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।